हेलो गाइस, आज मेरा रिव्यू रहेगा इसराइल गाजा वॉर के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि इसराइल ने गाजा पे अटैक कराया है। गाजा में काफ़ी इनोसेंट लोगों की जान जा रही है। और सबको मालूम है कि इसराइल इसमें जो दोषी है। और काफ़ी उसने डैमेज भी कराया गाजा में, जो बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। काफ़ी इनोसेंट लोग की जान गई है, हज़ारों लोग की। और डेली का ब्लड शेड है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये पिछले 70 साल से ये चीज़ चल रही है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये तो सभी सभी को पता है कि इसराइल क्या कर रहा है। ग्रेटर इसराइल का उनका एक प्लान है। और वो अपने आप को जूइश स्टेट बोलते हैं, और नॉन जूइश को वो लोग जेंटाइल्स कहते हैं। और उन्हें ख़त्म करने का उनको एक हक जैसा मिला रहता है। लेकिन इसके एक पीछे की भी बात है जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है, जो कि बेसिकली इसके दो रीज़न। तो इसका सिर्फ रीज़न ये नहीं है कि इसराइल ऐसा कर रहा है, इसका एक रीज़न और भी है, जो कि आज मेरे रिव्यू में मैं बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले ये जो एरिया है इसराइल, ये पैलेस्टाइन से नाम से जाना जाता था। तो पैलेस्टाइन एक ऑटोमन प्रोविंस था। ऑटोमन एम्पायर एक एम्पायर था जो कि इस पूरे एरिया में फैला हुआ था। इसमें टर्की, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, सऊदी, ये सारे कंट्रीज उसके अंडर में आते थे। और इनका एक खलीफा रहता था जो कि इस्तांबुल में बैठता था, जो कि सुल्तान था और ओटोमन था। तो ये बेसिकली कैलिफेट थी, खिलाफत जिसे कहते हैं उर्दू में। तो उसके बाद क्यों क्या क्या हुआ कि उस समय 19 ये काफ़ी वर्ल्ड वॉर 1 की बात है। 19 में जो 1900 सेंचुरी 19th सेंचुरी है, इसके स्टार्टिंग में काफ़ी अरब नेशनलिज्म देखने को मिली। मतलब इजिप्ट में, खासकर इजिप्ट में, लेबनान में, और खासकर जो ये एरिया है पैलेस्टाइन, इसे शाम हम लोग भी कहते हैं, और जॉर्डन, इसमें काफ़ी नेशनलिज्म आया। और इन लोगों ने कहा कि नहीं, ऑटोमन्स अच्छे नहीं हैं, ऑटोमन सेकुलर हैं और इनके अंदर बहुत बुराइयां हैं। और ऑटोमन्स जबकि ऐसा कुछ जुल्म नहीं करते थे, और वो थोड़े से मतलब मॉडर्न थिंकर थे, और उस रीजन को डेवलप करना चाहते थे बहुत स्पीड में। और उसके लिए उन्होंने हिजाज रेलवे भी बनाई थी, और काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट चालू कर दिया था। और उनके पास एडवांस मिलिट्री थी। उस समय भी वॉर प्लेन्स थे उनके पास, और नेवी थी। और ऑटोमन नेवी तो सब जानते हैं अच्छी थी। और यूरोप के टक्कर में उस समय मुस्लिम्स में एक ही पावर थी, जो कि ऑटोमन एम्पायर थी। तो ऑटोमन एम्पायर जो थे काफ़ी मॉडर्न थिंकर्स थे। तो वो लोग उस एरिया में पूरा रूल कर रहे थे। तो नेशनलिज्म जब स्टार्ट हुआ, और जो इनके अंदर ये आया कि हम अरबी हैं और ये अजमी हैं, और ये टर्किश हैं, हम लेबनीज़ हैं, हम सीरियन हैं, जब इनके अंदर ये नेशनलिज्म के हिसाब से बढ़ने लगे, तो उसके बाद वहाँ पे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट पैदा हुआ। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जब पैदा हुआ तो इसमें कई लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को साथ किया, जिसमें कि जो शरीफ और मक्का थे, जो कि मक्का एरिया है, हिजाज रीजन का जो मक्का मदीना है, वहाँ पे जो रूल करते थे। और जो जॉर्डन के, पैलेस्टाइन के, जो ये एरिया, इजिप्ट के नेशनलिस्ट जो थे, उन लोगों ने मिलकर डिसाइड करा कि हम जो है ऑटोमन एम्पायर से हमें छुटकारा चाहिए। तब तक उनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि हमारा नेशनल होना चाहिए, हमारा कंट्री होना चाहिए। जैसे यूरोप में कंट्री होते हैं, स्लोवाकिया है, चेकोस्लोवाकिया है, और यूगोस्लाविया, इस तरह से हमारा भी एक अरब एक यूनियन टाइप का हो। तो जैसे जैसे आप जानते हैं यूगोस्लाविया साउथ स्लाव्स का एक यूनियन था, वैसे ही इन्होंने सोचा कि हमारा भी एक यूनियन टाइप का हो। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि जो आज इजराइल हम देख रहे हैं और जो गाजा वॉर है, उसके रीज़न सिर्फ रीज़न जूइश ज़ायनिज़्म नहीं है, अरब नेशनलिज्म भी उतना ही मेन रीज़न है। तो इसके बाद जब ये नेशनलिस्ट मूवमेंट पैदा हो गया, और इसका एपी सेंटर था, जो आप जानते हैं, जो ट्रांस जॉर्डन और पैलेस्टाइन, सीरिया, ये सब एपी सेंटर थे, इजिप्ट। तो यहाँ तो बहुत नेशनलिस्ट थे, और वो लोग सोच रहे थे कि इसे ख़त्म करना है। ब्रिटिश को ये बात पता लगी। ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन्स के खिलाफ ऐसे ही लड़ रहे थे वो लोग, और ग्रीस में और काफ़ी जगह वो लोग लड़ रहे थे।
साउथ ईस्ट यूरोप में भी वो लोग उनके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। ऑटोमन एम्पायर काफ़ी वीक स्टेट में था, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर था वो सेफ था, काफ़ी सेफ था। मतलब इजिप्ट में भी और हिजाज में, जॉर्डन में काफ़ी सेफ था, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा थ्रेट नहीं था बाहरी नॉन मुस्लिम ताकतों से। और उन्हें ये नहीं मालूम था कि अंदर ही अंदर एक ये नेशनलिस्ट मूवमेंट पक रहा है और ब्रिटिश को उसकी भनक लग गई है। इसके बाद ब्रिटिश ने इन लोग के साथ मीटिंग करी और धीरे धीरे इनके साथ चालू करा मिलना। तो ब्रिटिश के कई ऑफिसर भी आए, लॉरेंस आए, टी लॉरेंस, और उन्होंने ऑफिसर्स भेजना शुरू करे और उन लोग को लॉजिस्टिक्स बताए और लड़ने का तरीका बताया और काफ़ी उन्हें हेल्प करी अरब नेशनलिस्ट को। तो इसमें शरीफ मक्का मेन थे, जॉर्डन के जो शरीफ हैं वो थे, इराक के किंग फैसल थे। तो इन लोगों ने सब ने मिलकर डिसाइड करा कि हम लोग रेबिलियन करेंगे, अरब रिवोल्ट करें। तो अरब रिवोल्ट जब चालू हुआ तो ऑटोमन्स बिल्कुल शॉक में चले गए, ये क्या हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो फोर्सेस थी वेस्टर्न फ्रंट पे थी, जो ग्रीस के साथ आर्मीनिया, सर्बिया, जितने भी ये एरिया हैं वहाँ से लड़ के हार के वहाँ से अपना एरिया बचाने में ही लगे हुए थे। और इधर साउथ में वॉर चालू हुई। बेसिकली जो ब्रिटिश का मकसद था वो ये था कि टर्की स्टेट को जो खिलाफत उसे ख़त्म कर देना है और टर्की स्टेट को माइक्रो स्टेट्स में तब्दील कर देना। तो ये माइक्रो स्टेट्स रहेंगे और इसमें जो है अलग अलग मतलब छोटे छोटे स्टेट्स होंगे, कुछ आर्मेनिया के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, कुछ ग्रीस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, कुछ रशिया के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। तो रशिया भी उस समय इनका एलाई था। उस समय तक कम्युनिस्ट नहीं आए थे पावर में रशिया में। तो रशिया बेसिकली मोनार्ची टाइप का था। तो इस तरह से मतलब उन लोगों ने मीटिंग करी और अरब नेशनलिस्ट ने कहा ठीक है, हम जैसा आप बता रहे हैं। तो फिर अरब रिवोल्ट चालू होता है, सबसे डेजर्ट एरियाज में चालू हुआ। जॉर्डन में, पैलेस्टाइन में काफ़ी लोगों ने ऑटोमन्स को मार भगाना शुरू कर। लेकिन मेन फोर्स थी ब्रिटिश की मिडिल ईस्ट की, वो इजिप्ट से आई। इजिप्ट में शायद उस समय ऑटोमन एम्पायर नहीं थे। तो मेन जो इनकी कायरो रेजिमेंट आई और उसने भी इसमें खूब हेल्प करी और ऑटोमन वहाँ हारने शुरू हो गए। और उसके बाद जो जितने भी इनके एरियाज थे जो कि मिडिल ईस्ट में थे वो धीरे धीरे करके जाने लगे। किंग फैसल इराक के भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी। इंडिया से सोल्जर्स गए, बाकी कई जगह सोल्जर्स गए। उन्होंने ऑटोमन फोर्ट है और वो है, उनके सारे तोड़ना चालू कर दी। कई जगह पे ऑटोमन ने गोली भी नहीं उठाई, क्योंकि मदीना मक्का के एरिया में तो हिजाज तो ऐसे ही चला गया उनके हाथ में। तो बेसिकली हुआ ये था कि शरीफ और मक्का को ब्रिटिश ने ये प्रॉमिस करा कि हम आपको जो है वो जो सदर्न बॉर्डर ऑफ टर्की है से लेकर अरब की जो सदर्न बॉर्डर मतलब येमेन, तो पूरा एडन से लेकर जो आपका अंटालिया तक का इलाका है वो पूरा आपको एक अरब स्टेट बना के देंगे, मेजर स्टेट है वो हमारा एलाई रहेगा और आप इस एरिया में आपकी मतलब धूम होगी। तो ये बात शरीफ को अच्छी लगी और नेशनलिस्ट बहुत खुश हो गए, अरे यार ये तो बहुत मस्त चीज़ है। तो उस समय तक कोई इजराइल नहीं था, कोई ये सब बातें नहीं थी, कुछ नहीं था, बस ये था कि ऑटोमन्स को भगाना। तो सबने मिलकर फिर ऑटोमन्स को भगाया और ऑटोमन्स धीरे धीरे हारे और उनके जितने भी मिडिल ईस्टर्न जो रीजन्स हैं सब चले गए उनके हाथ से। सीरिया हो गया, पैलेस्टाइन हो, सब चले गए और ये पूरा एरिया इकट्ठा फ्री हो गया। अब इसके बाद खेल ये हुआ कि फ्रांस और ब्रिटेन ने सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया, जो साइक्स-पिकेट एग्रीमेंट कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि नहीं ये रीजन जो है हमारा है और ये रीजन पूरा हम बांटेंगे आपस में। और जो डेजर्ट एरिया है, हिजाज का एरिया है, जो मक्का मदीना है, होली एरिया, वो तो छोड़ दिया उन्होंने। बाकी जितना एरिया है, जो इराक का एरिया, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, लेबनान, ये पूरा एरिया उन्होंने आपस में बांट लिया, जिसमें कि सीरिया, लेबनान एरिया फ्रेंच इन्फ्लुएंस में और इराक और पैलेस्टाइन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ये इन्होंने बांट लिया। तो ये शरीफ को बात पसंद नहीं आई। शरीफ ने भी अपने इलाके में किंगडम ऑफ हिजाज डिक्लेयर कर दिया, पर वो बहुत छोटा था, बहुत किसी ने रिकग्नाइज नहीं करा और लोगों को वर्ल्ड वाइड शॉक लगा कि मुसलमानों ने ही इस्लामी खिलाफत खत्म कर दी। उसके बाद टर्की भी बहुत बुरे हाल में चला गया। टर्की में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1990 में। बहुत मुश्किल से टर्की का जो मेन पेनिनसुला है वो बचा, क्योंकि जो उनका मिडिल ईस्टर्न एरिया वो चले गया था। तो साउथ से अटैक चालू हो गया, वेस्ट से अटैक चालू हो गया, ईस्ट से रशिया ने अटैक कर दिया। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना देश बचाया, आर्मीनिया वो मिलाकर भी उनका देश बहुत मुश्किल से बचा। तो ऑटोमन एम्पायर तो पूरी तरह खत्म हो गया, खिलाफत खत्म हो गई और अरब ने ही खिलाफत खत्म करी है आखिरी। इसके बाद अरबों ने फिर ये बोला कि नहीं ये तो गलत है, आप जो एरिया हमारे हैं वो तो हमें दीजिए, क्योंकि ये सब एरिया तो हमारे थे। अपने अरब स्टेट का बोला था, तो उन्होंने कहा कोई अरब स्टेट नहीं, ये पूरा एरिया हमारा है और पूरा इन्फ्लुएंस हमारा इस पर रहेगा।
तो उन्होंने जो इंडिया में करा था वही उन्होंने वहाँ भी करा, मिडिल ईस्ट को डिवाइड एंड कॉन्कर करने के लिए पूरे एरिया को ऐसा डिवाइड करा कि इराक में शिया सुन्नी कुर्द, और सीरिया में कुर्द सुन्नी अलवी, और लेबनान में क्रिश्चियन सुन्नी शिया अलवी, और पैलेस्टाइन के लिए तो अलग प्लान था, और जॉर्डन में भी इन्होंने ये करा पूरा एरिया को, मतलब ऐसी बॉर्डर्स बनाई साइक्स-पाइकेट एग्रीमेंट में, जिससे कि लड़ाई चलती रहे और ये एरिया कभी डेवलप ना हो पाए। इसकी जो ऑयल रिसोर्सेज हैं और जो भी रिसोर्सेज हैं वो इनके हाथ में थे, तो ये इन्होंने करा। इसके बाद एक और जो सबसे तगड़ा शौक इन्होंने दिया कि बलफूर डिक्लेरेशन साइन करा, कि जिसमें इन्होंने बोला कि जो एरिया इसराइल का है, जो पैलेस्टाइन का एरिया है, उसमें ज्यूज़ हम बसाने शुरू करेंगे। ज़ायनिज़म मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद हज़ारों ज्यूज़ जो हैं वो जहाज़ों से ब्रिटेन से आना शुरू हुए, ब्रिटेन से। अब ये ज्यूज़ जो थे वो आना शुरू हुए 1939 के बाद, बहुत स्पीड में आना शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने जब इन्हें भगाना शुरू करा तो यूरोप के जितने ज्यूज़ हैं वो भाग भाग के यहीं आना शुरू हो गए। उन्होंने बोला ये हमारा होम लैंड है, ये है वो है। 1948 तक उन्होंने इसराइल इस्टेब्लिश कर दिया। अब वो एरिया जो था वो भी उन्होंने अपने जोन में लेने की कोशिश करी थी, लेकिन हिटलर के आने की वजह से वो सारे एरिया आज़ाद हो गए और वो कंट्री बन गई छोटी छोटी। इराक कंट्री वजूद में आई, सीरिया आई, लेबनान आया, जॉर्डन, ये सब नए कंट्री बन गए। इनमें बहुत सारे मोनार्ची थे, जैसे इराकी मोनार्ची था किंग फैसल के अंडर में, और ये हुआ। थर्ड इसमें ट्विस्ट, एक कहानी में ट्विस्ट और है कि जो शरीफ व मक्का थे, जो हिजाज में इन्होंने किंगडम डिक्लेयर कर दिया था, तो ये ब्रिटिश को पसंद नहीं थी। सारी पोल पट्टी बता दी ब्रिटिश की, क्या उन्होंने करा, क्या करा, सारा खेल उन्हें पता था। तो उन्होंने सोचा कि अब इसे हटाया जाए रास्ते से। अब सोचिए, जिस इंसान को उन्होंने यूज़ करा था ऑटोमन्स को हटाने के लिए, वही इंसान के खिलाफ हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि जो रेगिस्तानी और डेजर्ट एरिया में जो एक इब्न साउद फैमिली रहती थी, उन्होंने उन्हें सपोर्ट करा वेपन से, लॉजिस्टिक, जैसे उन्हें करा दो। मतलब भाई एक को दूसरे खिलाफ कर देना, हमेशा तो ये करते हैं। तो उन्होंने उन्हें हेल्प करा। इब्न साउद ने धीरे धीरे करके पूरा हिजाज किंगडम ले लिया और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया 1932 में डिक्लेयर हो गया। इस तरह से किंगडम सऊदी अरेबिया वजूद में आया और पैलेस्टाइन उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि ये जूइश होमलैंड बनेगा। उसके बाद तो आप जानते हैं वो 100 साल से वो चले गया। तो इसीलिए आज मेरा ये रिव्यू बनाने का मेन मकसद ये था कि हम लोग जो फोरग्राउंड में चीज़ है वो तो देख रहे हैं कि जूइश लोग मार रहे हैं, जूइश लोग कर रहे हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो बैकडोर में है, वो अरब नेशनलिज्म। अरब्स में हमेशा से रेसिज्म और नेशनलिज्म बहुत हाई रहा है और उन्होंने हमेशा अपने आप को सुपीरियर एक रेस समझा है और इसी वजह से वो लोग हमेशा से मात खाए। आज भी वो अरब लीग उन्होंने बनाई है और आज भी वो उसे अरब इशू मानते हैं। उन्होंने कभी भी उसे मुस्लिम इशू नहीं बनाया। उन्होंने कभी बाकी मुस्लिम को अपने बराबर नहीं समझा। तो अरब नेशनलिज्म प्लस ज़ायनिज़्म इज़ द रीज़न व्हाई इज़राइल एग्जिस्ट। तो ये मेरी वीडियो थी शॉर्ट सी, तो क्योंकि बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है। लोग लगता है अरे नहीं ये तो ब्रिटेन बना दिया। इसके पीछे एक पूरी अरब कंस्पिरेसी थी। अरब नेशनलिज्म ही मेन इसका रीज़न है और जिसकी वजह से आज हम लोग इतना खून खराबा देख रहे हैं। पूरा इसराइल की जो जुल्म हो रहा है वो सब हम लोग देख ही रहे हैं। तो होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।